आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। घर पे रहते हुए पढ़ाई करते रहिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपनी क्षितिज पुस्तक से गद्य खंड पाठ 3, यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज। क्या पढ़ेंगे? यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज गद्य खंड से। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा, राम लक्ष्मण बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। ये 2 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं, इसके प्रश्न उत्तर भी हो चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज। ओके बच्चों, इसके हम 4 लेसन कराएंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना व्याकरण, ठीक है। तो आज हम निकालते हैं गद्य खंड से लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा रचित। तो सबसे पहले हम यशपाल जो लेखक हमारे इसके हैं कहानी निबंध के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। यशपाल जी कौन थे? यशपाल जी जो थे, इनका जन्म पंजाब में हुआ था और 3 दिसंबर 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था, एक खत्री परिवार में, ठीक है। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी के खत्री परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम था प्रेमा देवी और पिताजी का नाम था लाला हीरा लाल। माता का नाम क्या था? प्रेमा देवी और पिताजी का नाम था लाला हीरा लाल। इनकी शिक्षा बीए, इन्होंने नेशनल कॉलेज से, लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा ग्रहण की। जिस समय ये पढ़ाई कर रहे थे उस समय असहयोग आंदोलन चल रहे, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहे थे और उन्होंने भी, जैसे कि इससे पहले राम लक्ष्मण बेनीपुरी जी भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे, वैसे ये भी स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदे थे। और इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल आदि के साथ जो बॉम्ब ब्लास्ट वाली घटना घटी थी, संसद भवन में उन्होंने किया था बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, उसमें उनके साथी थे, ठीक है। वहाँ से इनको क्या हुआ, कई बार इनको जेल में जाना पड़ा। जेल में इनकी मुलाकात बहुत सारे क्रांतिकारियों से हुई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से हुई, ठीक है। और उसके बाद से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। जब वो जेल से बाहर आए उसके बाद उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि लिखे, जिसमें इनके प्रमुख थे उपन्यास अमिता, दिव्या, पार्टी कमरेड, दादा कमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे और झूठा सच, ये उनके उपन्यास थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी, जैसे कि ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ थी। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे, जिनमें प्रमुख हैं नशे नशे की बात, रूप की परख और दर्दे दिल। कौन कौन से? नशे की बात, दर्दे दिल, रूप की परख, ठीक है। इन्होंने यात्रा विवरण लिखा। जब यात्रा करते समय कोई विवरण या वृत्तांत होता है, उसके बाद उसको बोलते हैं यात्रा वृत्तांत, यानी किसी जगह का, किसी दृश्य का वर्णन किया था यात्रा वृत्तांत में। तो इनका था लोहे की दीवार, लोहे के दीवार के दोनों ओर बीती रात। एक इन्होंने आत्मकथा लिखी, जब लेखक स्वयं के बारे में लिखता उसको बोलते हैं आत्मकथा। सिंहावलोकन, क्या थी इनकी आत्मकथा? सिंहावलोकन, ठीक है। इनको बहुत सारे पुरस्कार एवं सम्मानों से भी नवाजा गया। इनको सबसे पहला पुरस्कार मिला था देव पुरस्कार। सबसे पहला इनका पुरस्कार कौन सा था? देव पुरस्कार। इसके बाद इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, ये भी इनका पुरस्कार और सम्मान था। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इनको दिया गया, ठीक है। मतलब बहुत सारे पुरस्कारों और सम्मानों से इनको नवाजा गया है। इनकी साहित्य की विशेषताएं क्या थी? इनके साहित्य में सामाजिक विषमता का चित्रण था, जो सामाजिक विषमताएं व्याप्त थी उस समय, वो उसका विवरण था। आम आदमी का चित्रण, ये हमेशा जब अपनी रचनाओं में एक आम आदमी का चित्रण करते थे कि आम आदमी कैसा व्यवहार करता है, ठीक है। राजनीतिक जो पाखंड थे उसका विरोध उन्होंने किया। राजनीतिक मतलब राजनीति में कितने सारे पाखंड होते हैं, कितने सारे भेदभाव होते हैं, कितने सारे
भ्रष्टाचार भरी हुई है राजनीतिक में, उसका वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने पुरानी रूढ़ियों का विरोध किया अपनी रचनाओं में। ठीक है, इनकी भाषा जो थी वो सरल, सहज, स्वाभाविक थी। इन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। तत्सम, तद्भव, फारसी भाषाओं का प्रयोग किया। ठीक है, और इनकी जो शैली थी वो सरल, सहज थी, आसानी से समझने वाली थी और भावों के अनुकूल, पात्रों के अनुकूल होती थी। इनकी जो मृत्यु थी वो सन 1976 में हुई। ठीक है, कब हुई? सन 1976 में। तो अब आते हैं हम अपने चैप्टर लखनवी अंदाज के ऊपर। लखनवी अंदाज बच्चों एक व्यंग्य है जो लेखक ने लखनऊ के उन नवाबों के प्रति किया है जिनकी नवाबी तो सरकार ने ख़त्म कर दी है, लेकिन पुरानी जो शान शौकत थी, जो उनका रुतबा था, वो आज भी उनके मन से, दिमाग से नहीं गया। वो आज भी उसी शान शौकत में, उसी झूठी शान शौकत में रहते हैं। ठीक है, उसी झूठी शान शौकत में रहते हैं और उनको आज भी ये लगता है कि हम नवाब हैं, हमारे सामंत वर्ग हैं। और वो कैसा बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं अगले के सामने, उसका इन्होंने एक व्यंग्य किया है कि पुरानी नवाबी चली गई, लेकिन नवाबी शान शौकत अभी भी बाकी है। जैसे हम कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, वैसे ही नवाब चले गए और अपनी नवाबी आज भी उनकी बरकरार है। सरकार ने नवाबी और सामंत वर्ग बहुत पहले समाप्त कर दिया था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इस जो ये व्यंग्य किया गया है उसमें ये बताया गया है कि नवाब तो चले गए लेकिन उनकी जो नवाबी झूठी शान शौकत है आज भी बरकरार है उनके दिलों में। तो कैसे व्यवहार करते हैं अगले के सामने, उसका इन्होंने चित्रण किया है। तो है लखनवी अंदाज। होता क्या है, एक बार जो लेखक है हमारे यशपाल जी को कुछ काम से एक क्षेत्र के आसपास ही कहीं जाना था। तो उन्होंने सोचा कि ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, तो मैं सेकंड क्लास का टिकट ले लेता हूँ। उस समय क्या होता था बच्चों, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास चलता था ट्रेन में। तो फर्स्ट क्लास तो बहुत महंगा होता था और उसमें बहुत रईस लोग जो होते थे वही टिकट अफोर्ड कर पाते थे, मतलब वहन कर सकते थे। और सेकंड क्लास भी बहुत कम ही लोग, ज़्यादातर लोग थर्ड क्लास का ही टिकट लेना पसंद करते थे क्योंकि वो सस्ता होता था। लेकिन लेखक ने सोचा बहुत दूर तो जाना नहीं है और अकेले रहूँगा तो कुछ मैं अपनी रचनाओं के बारे में सोच सकूँगा, अपनी कहानी के बारे में सोच सकूँगा और कहानी में मैं लिख सकूँगा। इस चक्कर में वो क्या करते हैं, सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं और चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो टिकट लेते हैं वैसे क्या होता है, उसी समय गाड़ी छोड़ने वाले होते हैं। लेखक दौड़ के जाके अपनी बर्थ में पहुँचता अपनी उसमें। वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठे होते हैं। सफ़ेद पोश मतलब सफ़ेद कलर के वस्त्र, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए एक सज्जन बैठे होते हैं और वो अपने पास अपने तौलिए अलती पलती मार के बैठे होते हैं और तौलिए पर 2 खीरे रखे होते हैं उनके सामने। बड़े अच्छे खीरे होते हैं, लेकिन वो जैसे लेखक को देखते हैं तो कोई उनका हाव भाव नहीं होता है, कुछ भी वो रिएक्ट नहीं करते। जैसे हम कोई आता है हमारे सामने तो हम उसको रिएक्ट करते हैं, देखते हैं हाय हेलो या मुस्कान हल्की करते हैं कि अगले को अच्छा लगे कुछ अभिवादन में, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। लेखक कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो भी क्या करते हैं, चुपचाप आके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो उनके हाथ में खीरे थे ही उनके तौलिए में, वो पूछते हैं कि क्या आप खीरा खाएंगे। लेखक को जो प्रतिक्रिया पहले मिली थी उसी को देखते हुए वो अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए बोलते हैं नहीं आप ही खाइए। अब जो नवाब जी थे उनको लगा कि खीरा मतलब बहुत छोटी मोटी चीज़ है और नवाब लोग खीरा खा रहे, खीरा तो आम लोगों खाने की चीज़ है और ये जो सामने व्यक्ति बैठा है वो क्या सोचेगा कि मैं खीरा खा रहा हूँ, खीरे जैसे कुछ चीज़ें खा रहा हूँ, खीरा तो आम लोग खाने की चीज़ है। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं लेखक ऐसा ना सोचे, तो वो क्या करते हैं अपने खीरे पे नमक और बहुत अच्छा सा चूरन डालते हैं, उसको काटते हैं, उसकी फाँके काटते हैं, छीलते हैं, अच्छे से नमक डालते हैं और उसको सूंघते हैं, नाक तक ले जाते हैं, उसको सूंघते हैं और सूंघने के बाद उसको फेंक देते हैं। मतलब ये नवाबी दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ सूंघे हैं, सूंघने के लिए हमने खीरा खरीदा, ना कि हमने खाने के लिए खरीदा है। ठीक है, ये झूठी शान शौकत दिखाई उन्होंने। लेखक को यही बात समझ में नहीं आती कि इन्होंने खीरा लिया तो खाया क्यों नहीं। भाई खाने के लिए लिया होगा, फेंकने के लिए लिया नहीं हुआ खीरे को। लेकिन क्या था कि उनको ये लगा कि मैं नवाब हूँ और अगला व्यक्ति क्या सोचेगा कि इतने बड़े नवाब होकर वो एक खीरा खा रहे हैं, एक तुच्छ मामूली सी चीज़ खा रहे हैं। बस यही एक घटनाक्रम था जिसपे ये हमारा आज का विषय आधारित है। ठीक है,
तो मतलब नवाब चले गए पर उनकी नवाबी आज भी बरकरार है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अपना लेसन लखनवी अंदाज। ओके, हमारा लेसन है लखनवी अंदाज। लखनवी मतलब लखनऊ शहर, लखनऊ का अंदाज। ठीक है, ये हमारा शीर्षक है। देखते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल का मतलब होता है बच्चों कि एक केंद्र, जैसे लखनऊ है, लखनऊ स्टेशन पर आसपास जाने वाली जो लोकल ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं कि आसपास जाने के लिए तैयार एक ट्रेन थी जो चलने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुकी थी। फुंकार मार रही थी मतलब हॉर्न बजा रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यहाँ पे लेखक कहते हैं, यशपाल जी सोचते हैं कि आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम यानी कि पैसे अधिक लगते थे उस समय सेकंड क्लास के। तो उन्होंने सोचा बहुत दूर तो हमें जाना नहीं है और भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगी सेकंड क्लास में, और क्या होगा कि उस क्लास में जब बैठेंगे तो बाहर खिड़की पर बैठने का मौका मिलेगा और बाहर के नज़ारे भी मैं आसानी से देख सकूँगा। साथ ही साथ मैं क्या कर सकूँगा, अपनी किसी नई कहानी के संबंध में कुछ विचार भी कर लूँगा। जब इंसान अकेले होता है, एकांत में होता है, तो उसके मन में बहुत तरह तरह विचार आते हैं। और ये लेखक का मन था। लेखक के मन में तो पता नहीं क्या किस चीज़ को देख के उनको कौन सा विचार आ जाए। ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, सेकेंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। होता क्या है बच्चों, गाड़ी छूट रही थी मतलब गाड़ी चलने के लिए तैयार थी बिल्कुल। तो सेकेंड क्लास के छोटे डिब्बे को उन्होंने खाली समझकर उसमें वो चढ़ गए। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, अनुमान के प्रतिकूल का मतलब उल्टा, ठीक है, विपरीत। जैसा उन्होंने सोचा था कि मैं अकेला रहूँगा और अकेले में किनारे खिड़की पर बैठूँगा, प्राकृतिक दृश्य देखूँगा और अपनी कहानी के विषय में सोचूँगा। लेकिन जब वो बर्थ में प्रवेश करते हैं, डब्बे में प्रवेश करते हैं, तो जो उनका अनुमान था, जो उनकी सोच थी, उसके उल्टा ही होता है, उसके विपरीत होता है। डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब बिना जन के, यानी इसमें बिना जन के, ठीक है। निर्जन मतलब बिना जन के, यानी कि वो डिब्बा जो था वो खाली नहीं था, उसमें कोई था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सर्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। क्या होता है, वो क्या देखते हैं कि लखनऊ की नवाबी एक बर्थ पर, यानी बर्थ मतलब सीट जिस पर हम बैठते हैं, तो सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल यानी कि नवाबी ख़ानदान के, ठीक, नवाब ख़ानदान के एक सफ़ेद पोश मतलब सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए भद्र पुरुष, सज्जन मतलब भद्र पुरुष बैठे थे। कैसे बैठे थे, पालथी मार के, ठीक है। सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और उनके सामने तौलिए पे क्या रखे थे, दो खीरे छिले हुए। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। डिब्बे में वो अचानक से कूदे थे, सहसा मतलब अचानक से कूदे थे, क्योंकि ट्रेन छूट रही थी तो अचानक से वो कूद के उसमें आ गए थे। तो क्या होता है, जो पहला व्यक्ति बैठा होता है अक्सर अचानक से कोई जब प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो अपने में ही रहता है, और अचानक से कोई अगर आ जाता है तो उससे क्या लगता है कि कोई विघ्न में बाधा आई हो, और उनके चेहरे पे असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। उनको देखकर लेखक सोचता है कि शायद मेरी तरह ये भी कोई लेखक हो और कहानी के विषय में सोचने के लिए उन्होंने भी अकेले में बैठना पसंद किया होगा और सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। या फिर क्या हो सकता है, वो इस चिंता में उनको देखकर कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, खीरे जैसी छोटी मोटी वस्तु, तुच्छ वस्तु को खाते देखकर या उसको लेते देखकर उनके मन में संकोच आया कि इतने बड़े नवाब और खा क्या रहे हैं, खीरा, खीरा जैसी छोटी वस्तु। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने उनको देखकर कोई भी उत्साह नहीं दिखाया, कोई खुशी नहीं दिखाई। जब हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है तो हम हल्की सी मुस्कान से भी खुशी दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं दी। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। उन्होंने क्या किया, लेखक ने क्या किया, उन्होंने उनके सामने की जो बर्थ थी यानी सीट थी, उस पर अपने आत्मसम्मान बेचती लगती है,
अगला कोई रिएक्शन ना दे, कोई प्रतिक्रिया ना दे, तो हमें थोड़ा सा तो इंसल्ट महसूस होती है, थोड़ी बेइज्जती लगती है। तो उन्होंने भी ऐसा दिखाया कि उन्होंने देखा ही नहीं। आँखें चुरा ली मतलब नज़रें हटा ली। आँखें चुरा ली मतलब वहाँ से नज़र हटा ली। कहाँ से? नवाब जी के ऊपर से। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। थाली मतलब खाली बैठे हुए, और कल्पना मीन्स सोचने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। जो लेखक थे वो सोचने लगे कि नवाब साहब जो हैं कुछ असुविधा और संकोच महसूस कर रहे हैं। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। लेखक सोचते हैं, लेखक का विचार था कि हो सकता है नवाब साहब भी अनुमान में किफ़ायत के विचार से, किफ़ायत मतलब सुविधा के अनुसार, ठीक है, सुविधा के अनुसार सेकंड क्लास का टिकट खरीदे हों, और लोगों को दिखाने के लिए कि इतने बड़े नवाब हैं और उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया है। मतलब इतने बड़े नवाब हैं, वो फर्स्ट क्लास का भी टिकट ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि सामने वाला व्यक्ति सोचेगा बड़े नवाब हैं और टिकट कौन सा लिया है? सेकंड क्लास का। और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब उनको ये महसूस हो रहा है कि कोई भी उनको ना देखे कि ये सेकंड क्लास का टिकट लिया। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। उन्हें लगा कि शायद अकेले हैं और सफ़र काटने के लिए, मतलब यात्रा आसान करने के लिए उन्होंने, कि यात्रा आसानी से समय कट जाए, इसके लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं? अब किसी दूसरे के सामने, यानी किसी भद्र व्यक्ति के सामने खीरा कैसे खाएं? उसमें उनको बेइज्जती महसूस हो रही थी, क्योंकि खीरा क्या है? छोटी सी वस्तु है, मतलब छोटी मोटी वस्तु, छोटे लोगों को खाने की चीज़ है। यहाँ पे खीरे को उन्होंने कहा कि आम लोगों के खाने की चीज़ है, सामान्य लोगों की। नवाब जैसे लोग वो ये खीरे जैसी चीज़ें नहीं खाते। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों मतलब तिरछी नज़रों से, जिसमें पता नहीं चलता कि हम किसको देख रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब जो थे थोड़ी देर क्या करते रहे? खिड़की के पास बैठे थे और बाहर का नज़ारा लेते हुए नज़ारा ले रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे? थोड़ी देर बाद क्या होता है? अचानक से, सहसा मीन्स अचानक से, उन्होंने लेखक को संबोधित किया, यानी पुकारा। कहा आदाब अर्ज़। आदाब अर्ज़ मुस्लिम वर्ड, उर्दू वर्ड है, और उर्दू वर्ड में आदाब अर्ज़ मतलब अभिवादन किया उनका, और बोला कि जनाब यानी महाशय, क्या आप खीरा खाएंगे? खीरे का शौक़ फरमाएंगे मतलब क्या खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा लेखक को अचानक से, क्योंकि जब वो आए तब तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई मुस्कान की, ना ही कुछ रिएक्शन किया, लेकिन इसीलिए उनको अचानक से जब वो बोले तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक़ फरमाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भांप लिया, नहीं कि उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया, अनुमान लगाया, किसने? लेखक ने, कि ये शराफत का गुमान करने वाले, मतलब शराफत मतलब शरीफ बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और हमें भी उसी में ले रहे हैं। सोच रहे हैं जैसा कि मैं बना हुआ बनावटी नवाब हूँ वैसे भी हैं। उन्होंने लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया नहीं धन्यवाद, किबला, शौक़ फरमाएँ। बहुत ही सम्मानपूर्वक उन्होंने अभिवादन किया कि आप स्वयं खाएं, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। किबला, शौक़ फरमाएँ मतलब बहुत ही अच्छे से सम्मानपूर्वक उन्होंने उसका जवाब दिया। आगे देखिए, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। इसके बाद जब उन्होंने मना कर दिया खीरा खाने से, तो नवाब साहब ने फिर से एक पल खिड़की के बाहर देखा और फिर कुछ मजबूत इरादा करके खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ा और अपने सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। उन्होंने खिड़की के बाहर खीरा करके एक लोटे के पानी से खीरों को धोया और तौलिए से पोंछ लिया। धोने के बाद उसको पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलियों पर सजाते गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया? धोने के बाद खीरों को जेब से चाकू निकाला, उसके दोनों सिरों को काटा। जब हम सिरों काटते तो उसमें से झाग निकलता है ना। फिर खीरों को बहुत एहतियात मीन्स आराम से छीलकर
उसकी फाँकों को, उसके टुकड़ों को क्या किया, करीने से मतलब सलीके कायदे से तौलियों पर सजाते गए। ठीक है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। जब भी आप किसी स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पर खीरा है, मूंगफली है और रेवड़ियाँ हैं। रेवड़ी तो लखनऊ की मशहूर चीज़ है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं और लोग खाने का तरीका भी जानते हैं कि इसे कैसे खाया जाता है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जो खीरे बेचते हैं वो लोग अपने ग्राहक के लिए क्या करते हैं, एक जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया मतलब नमक बनाकर देते हैं जी उस पर खीरे पे डालने के लिए। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। नवाब साहब ने क्या किया, बहुत करीने से, बहुत आराम से, आहिस्ता से जो खीरे की फाँकें थी, मतलब खीरे के जो टुकड़े पीसेस थे, उसमें जो नमक और मिर्च वाला जीरा मिला हुआ नमक था और लाल मिर्च से उसको बुरक दी, मतलब छिड़क दिया। बुरकना मतलब छिड़कना। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, भाव मतलब हाव भाव, ठीक है। उनके प्रत्येक हाव भाव और जबड़ों के स्फुरण, जो जबड़े थे उनके चल रहे थे, उससे लेखक को ये मालूम चल रहा था कि जो उनका मुख है वो खीरे के रसास्वादन मतलब स्वाद के लिए कल्पना से ही प्लावित हो रहा था। प्लावित का मतलब मुंह में उनके पानी आता, मतलब उसके देख कर ही उनके मुंह में पानी आता, ऐसा लेखक को लग रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। कहने का मतलब जो लेखक थे वो तिरछी नज़रों से ये देख रहे थे कि बनते तो ये बहुत रईस हैं, रईस मतलब अमीर बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में ये क्या करते हैं, अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब खा तो खीरा रहे, खीरे से तुच्छ वस्तु खा रहे हैं, ठीक है, और दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। और खीरा अभी क्या बताया गया कि खीरा जो है आम लोगों के खाने वाली चीज़ है और बहुत ही छोटी वस्तु है, जो कि नवाब जैसे लोग उसको खाना पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर उनको लग रहा था कि नवाब है लेकिन खीरे जैसी चीज़ों को खा रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ की बालम खीरा है। वल्लाह मतलब होता है बच्चों सचमुच, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। उन्होंने बताया कि इस खीरे की खासियत क्या है, कि इस खीरे का नाम क्या है, बालम खीरा। कौन सा खीरा है, बालम खीरा। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा, उन्होंने लेखक की ओर फिर देखा और कहा सचमुच इसको खाइए, शौक कीजिए मतलब सचमुच इसको खाइए, क्योंकि लखनऊ का बालम खीरा है, बहुत ही अच्छा होता है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। हुआ क्या, जब उन्होंने देखा कि इसमें नमक मिर्च पड़ जाती है तो क्या होता है, जो खीरा होता है वो रसीला दिखाई देता है। पनियाती मतलब रसीला दिखाई देता है, ठीक है, रस से भर जाता है। जब हम खीरा काटते हैं तो भी रस होता है, लेकिन जब हम नमक डाल देते हैं तो और ज़्यादा वो रसीला दिखाई देता है। तो रसीला देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन पहले से वो मना कर चुके थे, इनकार मीन्स मना कर चुके थे, तो उन्होंने दोबारा उसे नहीं बोला। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उन्होंने कहा यही हमारे आत्मसम्मान के लिए बेहतर होगा, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उसको मना कर देते और उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। उन्होंने पहले ही से मना कर दिया था, तो अब उनका खाने का मन भी था, पानी तो मुँह में आ रहा था, लेकिन जब पहले मना कर चुके थे इसलिए दोबारा वो खाना पसंद नहीं करती। एक बार मना कर दिया और दोबारा खा ले तो वो लेखक के आत्मसम्मान को चोट पहुँचा था। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तलब यानी इच्छा, तलब मतलब इच्छा में नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा मतलब आमाशय, आमाशय मतलब पेट, और पेट भी मेरा थोड़ा सा ख़राब है, कमज़ोर मीन्स ख़राब है। किबला शौक फरमाएं। फिर उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ कहा कि आप शौक फरमाएं, आप खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखें मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा को हम बोलते हैं सतृष्ण, किसी चीज़ को पाने की इच्छा को सतृष्ण बोलते हैं। तो नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा, ठीक है। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, और खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने क्या किया, बहुत लंबी लंबी सांसें ली। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। उन्होंने क्या किया,
लंबी सांस ली और सांस लेने के बाद क्या किया, खीरे की एक फाँक मतलब एक पीस, एक टुकड़े को उठाया और उसको अपने होठों तक ले गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस टुकड़े को उन्होंने क्या किया, सूंघा और सूंघने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। ऐसा लगा मानो कि जो उनके मुंह में पानी आया था वो पानी उनके गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया और उन्होंने क्या किया, उस फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्यों फेंका उन्होंने इसलिए फेंका कि ये जो आदमी सामने बैठा है, जो लेखक बैठा हुआ है, उसने तो मना कर दिया और अगर मैं इसके सामने खीरा खाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे, नवाब साहब होते हुए इतना मैं मना कर दिया हूँ और वो नवाब साहब होकर खीरे जैसी तुच्छ चीज़ खा रहे हैं। तो ये सोच के उन्होंने रईसियत दिखाने के लिए, झूठी शान दिखाने के लिए कि मैं खीरा खाने के लिए खीरा नहीं खरीदा था, मैं तो बस खाली सूंघ के फेंक देता हूँ। ठीक। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास लेकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। उन्होंने क्या किया, बार बार उन्हें हर फाँक को अपने मुंह के पास ले गए, उसको सूंघा और सूंघने के बाद उसका स्वाद लिया, रसास्वाद मतलब स्वाद लेते गए और खिड़की के बाहर फेंकते गए। सारा उन्होंने खीरा फेंक दिया। किस लिए, अब खाना तो खीरा खा सकते थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी झूठी शान दिखानी थी कि नवाब होते हुए भी वो छोटी तुच्छ चीज़ खा रहे हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। कहने का मतलब नवाब साहब ने क्या किया, सारे खीरे फेंक दिए और उसके बाद अपना हाथ पोंछा और बड़े गर्व से, बड़े अभिमान से, बड़े घमंड से हमारी ओर देखा, यानी कि लेखक की ओर देखा और ऐसा लेखक को लगा कि वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। जब उन्होंने उनकी तरफ देखा फेंकने के बाद, ऐसा लगा कि देखो ये होता है हमारा खानदानी रईसों का तरीका। खानदानी मतलब पुश्तैनी, हम जो रईस हैं हमारा तरीका यही है कि हम लोग खीरे इस चीज़ को खाते नहीं हैं, सिर्फ सूंघ के फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। इतनी सारी प्रक्रिया करते हुए वो थोड़ा थक गए थे और थक कर वो क्या हुए, लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। अर्थात हमें तस्लीम में मतलब सम्मान में, किसके सम्मान में, नवाब साहब के सम्मान में उन्होंने क्या किया, सिर खम कर लेना मतलब सिर झुका लिया। ठीक है। और उन्होंने सोचा ये है खानदानी यानी पुश्तैनी तहजीब मतलब शिष्टता, नफासत मतलब स्वच्छता और नज़ाकत मतलब कोमलता। उन्होंने मन में कहा कि ये है हम इनकी पुश्तैनी, शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। उन्होंने तस्लीम में क्या किया, निसम्मान में क्या किया, अपना सर झुका लिया और सर झुका के सोचने लगे कि यही है इनकी खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। ओके। हम गौर कर रहे थे, गौर मतलब ध्यान कर दे रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने की इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। मतलब जो लेखक थे वो सोच रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध, ठीक है, सुगंध मतलब खुशबू और स्वाद की कल्पना से, सिर्फ स्वाद की कल्पना करा था उन्होंने, तो सूंघा था नवाब साहब ने, उससे संतुष्ट हो गए, उससे मतलब सुखी हो गए। और होने का सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा, नफीस मतलब नफीस का अर्थ होता है बढ़िया और एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है अमूर्त तरीका जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसा तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है, मतलब खाली हम सूंघ के उसको फेंक दें तो क्या उससे हमारा पेट भर सकता है। उदर मीन्स पेट, तृप्त मतलब भर सकता है। खाली अगर हम सोच लें, खाली सोच के कल्पना से कि हमने वो सूंघा और सूंघ कर हमारा पेट भर जाए, तो ऐसे तो तृप्ति नहीं हो सकती कि हमारे सूंघने भर से हमारा पेट भर जाए, तो ये तो बहुत गलत तरीका है। लेकिन नवाब साहब ने तो ऐसा ही किया। तो लेखक सोचता है कि क्या खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके से, जो तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया कि पहले नमक डाला और उसका मिर्च डाला, उसके बाद उसको अच्छे से काटा, उसको सूंघा और सूंघने के बाद फेंक दिया, तो क्या इस तरीके से जो सुगंध उन्होंने खुशबू ली या स्वाद की कल्पना की कि ऐसा स्वाद होगा, उससे क्या उनकी उदर की पूर्ति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब ये भी हो गया, कभी क्या सूंघने से डकार आ सकती है? जब इंसान का पेट भरता है तो डकार आती है, लेकिन यहाँ पर व्यंग्य किया गया,
नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे दिखाया कि उन्होंने खीरे को खाया। ठीक, डकार आने का मतलब यही है कि उनका पेट भर गया। और उन्होंने क्या कहा, नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा कि खीरा होता है लजीज, लजीज मतलब स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, शकील जो आसानी से नहीं पचता। शकील मतलब जो आसानी से ना पचे। नामुराद मतलब अभागा, ठीक, बदनसीब। मैदे पर बोझ डाल देता है, पेट पर क्या करता है, बोझ मतलब पेट भारी लगने लगता है। कहते हैं खीरा होता तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन क्या होता है, ये ना पचने वाला, आसानी से जो ना पचे, क्योंकि ऐसा नहीं है खीरा बहुत आसानी से पचता है, क्योंकि वो सिर्फ पानी से बना होता है। नामुराद यानी अभागा, मैदे पर बोझ डाल देता है, हमारे पेट पर ये बोझ डालने पेट को भारी कर देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु मतलब हमें ज्ञान हो गया था, आंखें खुल गई थी। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। लेखक ने क्या कहा, अब ये हैं हमारी नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। उन्होंने कहा, सिर्फ खीरे की सुगंध लेने से और स्वाद की कल्पना मात्र से इनका पेट भर गया और डकार भी आ गई। तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि बिना किसी विचार के, बिना किसी घटना के और बिना किसी पात्र के लेखक भी अपनी कोई नई कहानी बना सकता है। क्या वो बन सकती है? बन सकती है। ये तो यशपाल जी का विचार था, लेकिन हम इनके विचार से सहमत नहीं हैं, क्योंकि कोई भी कहानी के लिए किसी भी घटना का होना जरूरी है, किसी विचार का होना चाहिए। जब हम विचार करेंगे तो घटनाएं होंगी, और घटना घटी किसके साथ, उसके लिए हमें पात्र चाहिए। तो बिना घटना, विचार और पात्रों के कहानी की नई कहानी या कोई भी कहानी नहीं बन सकती है। लेकिन लेखक ने क्या कहा कि सिर्फ खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकती है। तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छावाद से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। ये एक व्यंग्य था जो उन रईसों, सामंतों के प्रति व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है, जो अभी भी अपनी झूठी शान शौकत में जी रहे हैं। ओके, क्योंकि सरकार ने तो हमारी जो ये सामंतवाद था, ज़मींदारी थी, और जो नवाब थे, इनकी नवाबी बहुत पहले ख़त्म कर दी। लेकिन आज भी जो हमारे नवाब हैं, पुराने लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, वो आज भी अपनी नवाबी में ही जी रहे हैं। हमारा अध्याय लखनवी अंदाज, जो एक व्यंग्य है किस पर, सामंती वर्ग पर, नवाबों के ऊपर और जमींदारों वर्ग पर, कि उनकी नवाबी तो ख़त्म हो गई, बट आज भी उनके साथ क्या है, वो जिंदा है, लेकिन वो अपनी झूठी शान में जी रहे हैं। आज भी वो झूठी शान में जी रहे हैं। ठीक है, तो इस लेसन को आपको अच्छे से पढ़ना है, अपनी पुस्तक से पढ़िए, वीडियो देखिए और बहुत गौर से इसको पढ़िए। इसमें बहुत सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेखक जैसे लखनऊ है, लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, तो इसमें भी वैसे ही उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है बहुत ज़्यादा। तो इसको अच्छे से पढ़िए, इसके अर्थ को समझिए, और जो ना समझ में आए वो हमसे डाउट क्लास में पूछिएगा। हम कल आपसे डाउट क्लास में इस लेसन के विषय में बहुत कुछ बातें करने वाले हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे आपकी डाउट क्लास में। ओके, बाय बाय।